हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एमसीक्यूज। यह है इसका पार्ट 1 जिसमें मैंने 20 एमसीक्यूज कवर किए हैं। इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 उसमें भी आपको एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। अगर देखिए आपने इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का पार्ट कवर नहीं किया तो उन सब वीडियोज़ के लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। जिसमें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अब देखिए, अगर आपका यूजीसी नेट या जेआरएफ क्लियर हो चुका है तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए कि सर आपकी वजह से बिजनेस फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इकोनॉमिक्स के जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए, जिससे एग्जाम में आसानी रही और हमारा नेट या जेआरएफ क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको पता है कि मैंने एक इनिशियली स्टार्टअप किया था, अपना यानी व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया था, जिसमें अराउंड मेरे 70 मेंबर्स हो गए थे। और अब मान के चलिए कि कोविड की वजह से 20 मेंबर्स ने पेपर नहीं दिया, जो कि मेरे पास डेटा पड़ा भी है। तो 50 मेंबर्स में से मेरे 10 मेंबर्स नेट क्लियर कर चुके हैं और एक मेंबर की जेआरएफ क्लियर हो चुकी है। और अगले प्रोसेस में मैं और ज़्यादा जेआरएफ निकालने की कर रहा हूँ, तो उस तरीके से मैं कंटेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो कि पेड ग्रुप है वो ज्वाइन करना है, जिसमें लोएस्ट फीस मैंने रखी है ओनली 1500 है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बारे में जो भी डिटेल जानकारी है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यह है मेरा नंबर 7014049781। तो इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, या जीमेल है इस पर भी आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है उस पर भी मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पर उससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी लेके आया है रिवाइसेथॉन, जो कि महाराष्ट्र सेट दिसंबर 2020 से रिलेटेड है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र सेट से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं और आपको रिवीजन करना है, तो उनके लिए एक अल्टीमेट रिवीजन सीरीज प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपको 15 डेज में कंप्लीट रिवीजन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 1 दिसंबर से ये स्टार्ट हो गया है, तो आज है 3 दिसंबर। इसका मैं बता देता हूँ कि सेशन टाइम क्या क्या रहेगा, यानी कौन कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं और क्या क्या उसमें टॉपिक रहेंगे और कौन कौन से एजुकेटर आपको वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखना, ये फ्री लाइव क्लासेस हैं जो कि मोर देन 150 आवर्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे अलग अलग एजुकेटर अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 दिसंबर की जो सेशन टाइमिंग है वो क्या है, आशिमा नेगी पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक आपको दे रखा है, यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड 9:50 PM टाइमिंग है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। नवदीप कौर कॉमर्स से रिलेटेड अकाउंटिंग वे टू जेआरएफ ये टॉपिक है, ये 10 PM का ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी एजुकेटर के आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे ज्योग्राफी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैनेजमेंट, और उनके टॉपिक दे रखे हैं और साथ में टाइमिंग दे रखे हैं। आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं और ये जो टाइमिंग है इस पर जाके अपनी जो भी क्लास है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, प्राइस हाइक अलर्ट है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं, नहीं तो उसके बाद क्या है, प्राइस ये बढ़ाने वाले हैं। तो आप ज़रूर देखिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने पहले क्वेश्चन से, जिसमें ये क्या बोल रहा है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन एटलीस्ट 4 पार्टीज, 6 पार्टीज, 3 पार्टीज, 2 पार्टीज। तो आपको पता है कि जब भी एक एग्रीमेंट होगा उसमें एक पर्सन ऑफर देने वाला होगा और सामने वाला एक्सेप्ट करने वाला होगा। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि देखिए, जैसे ए ने बी को बोला कि मैं अपना हाउस आपको 20 लाख में बेचना चाहता हूँ, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले ए ने प्रॉमिस दिया, एक प्रॉमिसर है। बी ने जैसे एक्सेप्ट किया तो बी भी एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रॉमिस दे रहा है कि हाँ मैं आपको 20 लाख दे दूंगा। तो यहाँ पे ए बोल रहा है कि मैं आपको अपना हाउस दे दूंगा, आप मुझे 20 लाख दे देना। बी बोल रहा है ठीक है, मैं आपको 20 लाख दे दूंगा। तो बी भी प्रॉमिस कर रहा है और आपसे हाउस ले लूंगा, बी ऐसे बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस का पार्ट हुआ। अब देखिए, अगर आपने ये नहीं देखा तो यहाँ पे जब मैंने आपको पहली वीडियो बताई थी उसमें आपको बताया था, यहाँ पर देखिए, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मीन्स प्रॉमिस विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ए एग्री विद बी टू सेल कार फॉर 2 लाख टू बी। यहाँ पे ए अंडर एक ऑब्लिगेशन में है कि उसको कार देनी है बी को, और बी के पास राइट टू रिसीव है कार, यानी इसका मतलब बी कार को रिसीव कर सकता है 2 लाख का पेमेंट करने के बाद। इसी तरीके से बी भी एक ऑब्लिगेशन में कि उसको 2 लाख पे करने पड़ेंगे, तब जाके ही उसके पास क्या होगा, कार आएगी। और ए को क्या मिलेगा, एक राइट मिलेगा कि उसके पास 2 लाख आ गए हैं। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल एग्जांपल है, उसके अकॉर्डिंग सोचिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 पार्टीज़ का पार्ट आएगा कि एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। उसके बाद तो 3, 4, 5 आपस में जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हो, यानी उससे ज़्यादा पार्टी भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट 2 पार्टीज़ की बात कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज ए एन।
अब देखिए यहाँ पे भी मैंने बताया था आपको कि जनरली ये जो पार्ट है वो एग्रीमेंट का पार्ट बनेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, ऑफर का पार्ट होना चाहिए प्लस साथ में क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस का पार्ट होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनता है, एग्रीमेंट का पार्ट बनता है। ठीक है, उसके साथ अगर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ है, तब जाके वो दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनते हैं। पर अभी क्या बोल रहा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, तो वो क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट का पार्ट। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के साथ कंसीडरेशन का पार्ट भी होना चाहिए, यानी समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कंसीडरेशन का पार्ट है तो एक एग्रीमेंट का पार्ट बनेगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसी पर्टिकुलर पॉइंट में मैंने बताया था, यानी पहली वीडियो में ही, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अगर एनफोर्सिबिलिटी आ रही है तो तब जाके वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेगा, यानी एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए, एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखते हो सोशल एग्रीमेंट होता है कि ए बी को इन्वाइट करता है डिनर पे और बी एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो भी जनरली एक तरीके से क्या है कि ए प्रॉमिस कर रहा है कि यार डिनर पे आइयो, मैं तेरे को डिनर करवाऊंगा, बी ने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। लेकिन आपको पता है कि ये जनरली एक सोशल एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, ए ने यानी हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मैं आपको क्या करूँगा, 2000 रुपीज़ 4000 मेंटेनेंस के दूंगा, तो यहाँ भी एक तरीके से वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट हुआ। बाद में ए अगर नहीं दे पाया तो बी कोई केस नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कोई लीगल इंटेंशिप क्रिएट नहीं हो रही, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा। यहाँ पे बी के बिहाफ पे भी कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा कि अगर ए डिनर पे मिला ही नहीं, बी तैयार होके गया और ए के घर पे ताला मिला, तो ये नहीं है कि बी उस पर केस कर देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ एग्रीमेंट का पार्ट ही आएगा। फिर देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो आपको पता है कि एग्रीमेंट और उसमें एनफोर्सिबिलिटी भी आ रही है। वाइड सेक्शन, तो सेक्शन का नाम बता रखा है, तो सेक्शन क्या आएगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। ये भी आप देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो में आपको कवर कराया था, तो आप देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो शॉर्ट में कवर कराए हैं। और देखिए याद रखना कि मैंने आपको बताया था CA CS, अगर आप उनके कोर्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो ज़रूरी नहीं कि इतना डिटेल में आपको मिले, लेकिन शॉर्ट में भी आपको बहुत सारा पार्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बीच बीच में एग्जाम्पल भी कवर करवाए थे। अब देखिए फोर्थ में क्या बोल रहा है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है फोर्थ में, इन एग्रीमेंट्स ऑफ ए प्योरली डोमेस्टिक नेचर द इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज टू बी प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, प्रिज्यूम टू एग्जिस्ट, रिक्वायर्ड टू एक्सटेंट ऑफ कंसिडरेशन, नॉट रेलिवेंट एट ऑल। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है। तो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताया हस्बैंड वाइफ का। तो देखिए मेरा एग्जांपल ही ले लीजिए कि जैसे मैंने मेरी वाइफ को कोरोना से पहले, यानी जब कोरोना नहीं था, तो आपको बताया कि अर्निंग अच्छी हो रही थी, तो मैंने उसको क्या बोला था कि मैं आपको 3000 रुपीज़ पर मंथ दे दूंगा सेव करने के लिए, कि एक तरीके से बच जाएंगे। ठीक है, वाइफ ने लिए, मैंने अराउंड 6-7 महीने तक दिए, रियल की बता रहा हूँ कि मैंने दिए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये कोविड सिचुएशन आ गई तो उसके बाद अर्निंग इतनी नहीं हुई, तो मैंने देना बंद कर दिए, और मैं अभी भी जनरली नहीं दे रहा, मान के चलिए। तो ये थोड़ी कि मेरी वाइफ मुझ पर केस कर देगी। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से डोमेस्टिक एग्रीमेंट हुआ कि हस्बैंड ने बोला कि मेंटेनेंस के फॉर्म में 3000 पर मंथ वाइफ को दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंसिटी थी क्या, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का पार्ट आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट है तो उस केस में पार्टी को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी उनके बीच में डोमेस्टिक एग्रीमेंट हुआ है उसमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी भी आ रही थी, तब जाके ही वो कोर्ट मानेगा। और जिस भी पार्टी ने केस किया है वो केस जीत जाएगा, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो भी प्लेंटिफ है, जो भी कंपनसेशन मांग रहा है या जो भी अमाउंट मांग रहा है उसको वो मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पर वहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोर्ट को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो याद रखना, जब भी शुरू में सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं तो उनमें कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंसिटी नहीं होती, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोल दिया, स्पेसिफिकली हस्बैंड ने वाइफ को बोला और वाइफ ने उसको पहले ही बोल दिया था कि एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपने 3000 पर मंथ नहीं दिए तो मैं कोर्ट में केस भी कर दूंगी, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज टू बी प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट, तो एक तरीके से प्रूव करनी पड़ेगी कोर्ट के सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, प्रिज्यूम टू एग्जिस्ट नहीं होता, रिक्वायर्ड टू एक्सटेंट ऑफ कंसिडरेशन ये भी नहीं होता, नॉट रेलिवेंट एट ऑल ये भी नहीं होगा, तो जनरली ए ही पार्ट आएगा। फिफ्थ देखिए क्या बोल रहा है, ए मेक्स ए कॉन्टैक्ट विद बी टू बीट हिज बिजनेस कॉम्पिटिटर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए क्या बोल रहा है, ए बी के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है कि अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर को क्या करेगा,
पीट देगा, ठीक है। ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बीट हिज बिजनेस कॉम्पिटिटर, इसका मतलब क्या है, वो बी को क्या बोल रहा है कि इसको पीट के आ जा, इसको मार के आ जा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इलीगल एग्रीमेंट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलीगल एग्रीमेंट। जनरली तो इसका मतलब यही है, तो फिफ्थ का अपना क्या होगा, बी होगा। फिर देखिए सिक्स में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए जहाँ जहाँ मैं आपको है ना ऑप्शन नहीं बता रहा, तो इसका मतलब क्या है, वो इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल सा पार्ट है, याद रखना। वैसे ही जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे पता है कि आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं अलग अलग ऑप्शन भी आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है कि देखिए जब भी आपको याद रखना है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या रखना है कि जब भी हम सी बोलेंगे तो ए प्लस ई, यानी एग्रीमेंट प्लस ऑन एनफोर्सिबिलिटी। और एग्रीमेंट में आपको पता है कि दो पार्ट आ जाते हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ये आ जाता है। तो आपको पता है कि ऑफर यानी जो प्रपोजल दिया है वो सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक एग्रीमेंट बन गया, और उसमें अगर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का पार्ट आ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक है। फिर ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये बोल रहा है कि जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि नहीं। देखिए मैंने जैसे बोला कि एग्रीमेंट है तो उसमें एनफोर्सिबिलिटी का पार्ट होना चाहिए, तब जाके ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो आपको पहली लाइन में ही पता चल गया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे सोशल एग्रीमेंट जो मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, वही ए ने बी को मैरिज पे इनवाइट किया और बी बाद में नहीं आया, बी ने बोल दिया आऊँगा, तो ये थोड़ी कि ए नाराज होकर केस कर दिया कि कर देगा कि मेरा दोस्त तो आया ही नहीं, बी को कहीं काम पड़ गया था इसलिए नहीं आया। ए ने बी को डिनर पे इनवाइट किया, बी तैयार हो गया, लेकिन ए के घर पे ताला लगा हुआ मिला, तो ये थोड़ी बी नाराज होकर केस कर देगा, मैंने आपको बताया। वैसे ही हस्बैंड वाइफ का मैंने बताया, तो आपको पता है कि ये जनरली एक एग्रीमेंट ही रह जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनते, ठीक है। तो ये सोशल एग्रीमेंट डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी पहली कंडीशन, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है कि वहाँ एग्रीमेंट का होना जरूरी है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो हम क्या बोलेंगे, बी गलत है। तो यहाँ पे यही बोल रखा था कि कौन सा लीगल स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मैं बोलूँगा बी, ठीक है, आंसर मेरा बी होगा। अब देखिए बाकी सारे सही होंगे। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस, बिल्कुल ठीक बात, आपको पता है कि प्रपोजल जैसे एक्सेप्ट हो गया तो एक तरीके से वो प्रॉमिस बन गया। ए बोलता है बी को कि मैं आपको अपना घर बेच दूंगा 2 लाख में या 20 लाख में, मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ए क्या कर रहा है, प्रॉमिस दे रहा है। जैसे बी ने एक्सेप्ट कर दिया तो आपको पता है कि जो प्रॉमिसर है, जो यानी ये एक तरीके से क्या है, जो ऑफरर है वो प्रॉमिसर बन जाएगा, और यहाँ पे पता है कि जिसको ऑफर किया है ऑफरी, वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा। डी क्या बोल रहा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। आप देखिए अभी अभी आपको बताया था पर्टिकुलर इस लाइन में, ये रहा, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, नॉर्मल से पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि अपना इनकरेक्ट बोला गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी होगा, इनकरेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। 7 देखिए, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ अनसर्टेन इज, तो बोल रहा है कि एग्रीमेंट जिसकी एक तरीके से बोल रहे हैं कि मीनिंग ही क्या है, अनसर्टेन है, जो अनिश्चित एग्रीमेंट है तो वो क्या कहलाएगा, शुरू से ही वॉइड कहलाएगा। इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं, मान के चलिए ए ने बोला बी को, ए के पास 2 घर थे, ठीक है, ए ने बोला बी को कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। अब ए तो फर्स्ट घर बेचना चाहता है, लेकिन बी को लगा कि वो सेकंड घर बेच रहा है, तो आपको पता है कि इसकी मीनिंग ही अनसर्टेन है, मीनिंग ही अनसर्टेन है। ए ऑयल का बिजनेस कर रहा है मान के चलिए, या ऑयल बेचना चाहता है। अब आपको पता है कि ए के पास सोया ऑयल भी है, और मैं दूसरा बोल सकता हूँ कि तिल का तेल भी है, ये मान के चलिए, ठीक है। अब बी को लगा कि वो तिल का तेल बेच रहा है, जबकि ए क्या कर रहा है, उसको सोया तेल बेचना चाहता था उस पर्टिकुलर प्राइस में। तो बी को लगा कि जो पर्टिकुलर प्राइस बताई गई है वो किसकी बताई गई है, तिल की, जबकि ए ने सोया तेल की बताई थी। तो आप बोल सकते हैं कि जिसकी मीनिंग ही अनसर्टेन है तो वो शुरू से क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। ऐसे एग्जाम्पल याद रखिए, आपको आराम से पता चलेगा, सिंपल सा पार्ट है। 8th, तो ये बोल रहा है कि ऐसा एग्रीमेंट जो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, कह रहा है डैश इज ए वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, तो उसे बोला जाता है यूनिलैटरल। क्या बोला जाता है, बायलैटरल तो मतलब क्या हो गया, दोनों साइड का, लेकिन यूनिलैटरल मतलब क्या हो गया, सिंगल साइड का। तो यूनिलैटरल इज ए वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। तो जो मैंने थियोरटिकल पार्ट में नहीं कवर कराया वो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर हो रहे हैं, ठीक। 9th में क्या बोल रहा है,
ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन, तो मैंने आपको ये बताया याद रखना हमेशा कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी का पार्ट आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि जितने भी एग्रीमेंट होंगे, जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी पहली कंडीशन क्या है कि एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उनकी पहली कंडीशन क्या होगी एक तरीके से कि एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। फिर देखिए यहाँ पे 10th में क्या बोल रहा है, समझ गए ना, 9th का भी है। 10th देखिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी, देखिए मेरी आदत क्या है जल्दी जल्दी बोलने की है, मैं कभी स्लो में नहीं बोल सकता ऐसे कि ए एन। तो ये मान के चलिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे लोग करते हैं ना 1.5x स्पीड कर लेते हैं, 1.25 कर लेते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं इतनी जल्दी वैसे ही बोल देता हूँ। अब देखिए अगर मैं 12th को 11th को समझाता तो मैं आराम आराम से बोलता कि ये पर्टिकुलर पार्ट है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं कवर किया हुआ है, इसलिए मुझे आपको बताया कि मैंने थियोटिकल पार्ट में भी आपको आराम से बता दिया, तो यहाँ जल्दी ही बताना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी बन जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए डैश इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा 10th में, बी ए एग्रीमेंट इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो एक एग्रीमेंट है जिसमें क्या होता है, प्रॉमिस होता है, और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस होते हैं, मतलब उसमें रेसिप्रोकल प्रोमिस के पार्ट आते हैं, जिससे क्या होता है कि एक कंसिडरेशन का पार्ट बनता है। आपको पता है कि ए अपनी कार देना चाहता है और बी उसको पेमेंट करना चाहता है, ठीक है, यानी बी ने एक्सेप्ट किया तो बी ने भी प्रॉमिस दे दिया, तो पहले ए ने दिया फिर साथ में उसने बी ने भी क्या कर दिया, सामने से एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस दे दिया। तो देखिए यहाँ पे 10th में बी बात कर रहे हैं, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि बी ऑफर दे रहा है, याद रखना वो तो काउंटर ऑफर हो गया एक तरीके से, आपको पता है, या जनरली क्रॉस ऑफर, मैंने काउंटर ऑफर आपको बताए थे, उसमें आपको बता दिया था, वहाँ यहाँ रख लेना, तो वो हो गए जनरली। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई कंडीशंस में चेंज नहीं कर रहे। आपको पता है कि ए ने ऑफर दिया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी ने कोई अलग से ऑफर नहीं दिया, सीधी सी बात है, ए ने ऑफर दिया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया। बी ने जब एक्सेप्ट किया तो बी ने भी प्रॉमिस दिया, तभी हम क्या बोल रहे हैं कि सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो 10th का अपना होगा बी। फिर देखिए एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सा पार्ट। तो 11th का क्या होगा आपका बी होगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। 12 देखिए, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ये भी अभी हमने कवर किया है सेम 10th क्वेश्चन में। फिर 13 देखिए, ए प्रॉमिस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी, देखिए ए बी को अपनी वॉच देने का प्रॉमिस करता है और बी प्रॉमिस करता है कि वो उसको क्या करेगा, ये तो यहाँ पे ए प्रॉमिस कर रहा है बी को वॉच देने की और बी प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसको 2000 दे देगा। देयर इज सेट टू बी एन, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या कहलाएगा, एक एग्रीमेंट का पार्ट कहलाएगा, देयर इज सेट टू बी एन एग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ए ने ऑफर दिया है, ठीक है यही है, और बी ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, तो जहाँ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आए तो एग्रीमेंट का पार्ट बन गया। 14 फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी, अब देखिए बोल रहा है कि जब भी एक्सेप्टेंस को वैलिड होना हो तो उस केस में क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब देखिए मैंने ऐसा इसलिए बताया था क्योंकि जहाँ पे क्वालिफाइड है तो उसका मतलब कंडीशन का पार्ट आता है कि ए और बी ने एक दूसरे को ऑफर दिया, मान के चलिए कि ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं आपको, तो देखिए मैं अपने एग्जाम्पल में ऐसे ही बोल देता हूँ कि ए ने बी को बोला कि मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ 2 लाख की, बार बार एग्जाम्पल यही आता है, क्या करें, देखिए हाउस बेचना चाहता हूँ, वॉच बेचना चाहता हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, वॉच बेचना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ए बी को कार बेचना चाहता है 2 लाख की, पर बी ने बोला कि नहीं मैं इसको 1,50,000 में ख़रीदना चाहता हूँ, तो बी ने इसमें अपनी कंडीशन जोड़ दी। तो आपको पता है कि जब उसने एक्सेप्टेंस दी तो वो वो क्वालिफाइड हो गई क्योंकि उसने उसमें अपनी कंडीशन जोड़ दी। तो ये बोल रहा है कि जब ए ने बी को ऑफर दिया तो बी उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको 2 लाख पे कर दूंगा। लेकिन अगर उसने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया तो उस केस में वो क्या बन जाता है, काउंटर ऑफर बन जाता है। क्या बन जाता है, काउंटर ऑफर। तो उस केस में बोलते हैं कि जो ए ने बी को ऑफर किया तो ऑफर का कोई पार्ट ही नहीं रहा, और बल्कि बी ने ए को एक तरीके से ऑफर कर दिया तो वो काउंटर ऑफर का पार्ट बन गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक एक्सेप्टेंस वैलिड होने के लिए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। सीधी सी बात है, ए ने बी को बोला कि मैं कार बेचना चाहता हूँ, तो जनरली ये पता होना चाहिए कि कौन सी कार बेचना चाहता है। ये नहीं कि ए के पास 2-3 कारें हैं और बी को लगा कि वो तो अपनी i20 बेचना चाहता है जबकि ए तो अपनी टाटा नैनो बेचना चाहता है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे भी एक तरीके से क्या होगा, एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि शुरू में जो ऑफर है वही एक तरीके से क्या है, वैलिड नहीं है।
हम बोल सकते हैं कि शुरू से ही वो वॉइड एग्रीमेंट हो गया। तो ये बोल रहा है कि एक तो एब्सोल्यूट होना चाहिए और साथ में अनक्वालिफाइड होना चाहिए, यानी उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से ये भी जो क्रॉस ऑफर होता है वो भी जनरली ऑफर नहीं होता। आपको पता है कि देखिए ए बी को बोल रहा है कि मैं आपको अपनी 2 लाख की कार बेचना चाहता हूँ, लेकिन बी को पता नहीं है। फिर बी ने भी ऑफर दे दिया ए को कि मैं आपसे 2 लाख की कार खरीदना चाहता हूँ, तो एक तरीके से क्रॉस ऑफर हो गया। जबकि जहाँ पे मॉडिफिकेशन का पार्ट हो गया तो वो क्या हो गया, काउंटर ऑफर हो गया कि ए ने बी को बोला मैं अपनी कार 2 लाख में बेचना चाहता हूँ, बी बोलता है नहीं मैं तो 1,50,000 में खरीदना चाहता हूँ, 1,60,000 में, 1,80,000 में खरीदना चाहता हूँ, या इसमें क्या है कि ये टर्म्स जोड़ना चाहता हूँ। तो अगर बी ने ये टर्म्स या कंडीशन जोड़ दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो उस केस में वो काउंटर ऑफर बन जाता है और वो क्वालिफाइड हो जाती है। ठीक है, जबकि हमें क्या चाहिए, अनक्वालिफाइड, यानी उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ऑफरर चाहे तो कंडीशन जोड़ सकता है, लेकिन जो ऑफरी है, जिसको ऑफर किया गया है, जो एक्सेप्टर बनेगा, वो ये नहीं कि कंडीशन एक्सेप्ट करने से पहले कोई कंडीशन जोड़ दे, तो ये कंडीशन ना जोड़े, लेकिन ऑफरर चाहे तो कंडीशन जोड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। फिर आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लाइंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अब देखिए फॉल्स पूछा है, कौन सा फॉल्स है, तो आप देखिए जहां आपको पता नहीं चल रहा तो बाकी ऑप्शन तो पता होंगे। जैसे आपको पता है कि एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट, तो एक वैलिड ऑफर के लिए क्या होना चाहिए, उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि एक तरीके से जब सोशल एग्रीमेंट का ऑफर भी कर रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट से रिलेटेड भी कर रहे हैं, तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जो वैलिड ऑफर है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। याद रखना कि एक ऑफर का वैलिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक वैलिड ऑफर का होना जरूरी है। तो एक वैलिड ऑफर में क्या बोल रहा है कि इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन होने चाहिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होनी चाहिए, हैव सर्टेन एंड अनएम्बायस्ड टर्म्स। तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि जो ए ऑफर कर रहा है बी को, तो ए अपने बेनिफिट का ही पार्ट देख रहा है या बी अपने बेनिफिट का पार्ट देख रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो ऑफर कर रहा है ये नहीं कि अपना अनबायस्ड टर्म रख रहा है, अपनी अनकंडीशन अपनी कंडीशन रख रहा है जो सामने वाले को नुकसान पहुंचा रही है। तो सर्टेन एंड अनएम्बायस्ड टर्म्स होनी चाहिए, या जो भी कंडीशन रख रहा है वो बी को पता होनी चाहिए। बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि मुझे ऑफर आया है। ये नहीं कि बी अलग से ऑफर दे दिया बी ने ए को कि मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये नहीं कि क्रॉस ऑफर होना चाहिए, ए ने बी को ऑफर दिया तो बी के पास कम्युनिकेशन चली जानी चाहिए, तब जाके एक तरीके से वो क्या बनता है, एक्सेप्टेंस का पार्ट बनता है, और तब जाके वो एग्रीमेंट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनता है। तो हम बोलेंगे ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लाइंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो बोल रहा है कि ऐसी टर्म होती है कि अगर उसका कंप्लाइंस पालन नहीं करा तो वो एक्सेप्टेंस का पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया कि ए अपना मोबाइल बी को बेचना चाहता है, ठीक है, उसने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना मोबाइल 10,000 में बेचना चाहता हूँ, और उसने ए ने बी को ये बोल दिया कि अगर आप 7 दिन में इसकी हाँ या ना नहीं करते, ये नहीं बताते कि खरीदना चाहते हो नहीं खरीदना चाहते, तो ए बोलता है मैं मानूंगा कि आपने खरीद लिया। तो ऐसा कुछ भी पार्ट क्या होगा, एग्रीमेंट का पार्ट नहीं कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लाइंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऐसा नहीं है, अगर नॉन कंप्लाइंस भी उसका पालन नहीं करता तो उस केस में वो जो वैलिड ऑफर है वो एक्सेप्टेंस का पार्ट बनता ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बी ने अपनी सहमति दी ही नहीं है। तो ए तो अपनी तरफ से फालतू की कंडीशन जोड़ रहा है कि 7 दिन में अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो मैं ये मानूंगा कि, यानी आप बोलते नहीं हो कुछ भी तो मैं मानूंगा कि एक्सेप्ट है, तो वो गलत है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, ये वाला फॉल्स है, 15 का ए। फिर 16 देखिए क्या बोल रहा है, ओवर ए कप ऑफ कॉफी इन ए रेस्टोरेंट एक्स इनवाइट वाई टू डिनर एट हिज हाउस ऑन ए संडे। वही दो दोस्त क्या कर रहे थे, एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रहे थे, एक्स ने वाई को डिनर पे इनवाइट कर दिया, यानी इस दोस्त ने, एक्स ने वाई को इनवाइट कर दिया कि संडे को डिनर पे आ जाना। वाई हायर्स ए टैक्सी, वाई ने किराए पे टैक्सी ली, एंड रीचेज एक्स हाउस एट द अपॉइंटेड टाइम, बट एक्स फेल टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। एक्स कहीं घूमने चले गया, एक्स के घर पे ताला मिला, वाई को गुस्सा आ गया। अब बताइए वाई कोर्ट में केस कर सकता है कि वाई एक्स से क्या बोलेगा कि जो टैक्सी का किराया लगा, जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ उसका डैमेज दे, तो वाई डैमेज ले सकता है क्या, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपस में दोस्ती है एक तरीके से, तो ये सोशल एग्रीमेंट हो गया जिसमें कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती। कैन वाई रिकवर एनी डैमेज फ्रॉम एक्स, तो क्या बोल रहा है, यस एस वाई हैज सफर्ड, नहीं, ये वाला पार्ट तो रॉन्ग है। नो एज द इंटेंशन वॉज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशन, तो मैं क्या बोलूँगा, 16 का बी ठीक है। ठीक है, तो बाकी सारा देखने की जरूरत ही नहीं है। 17 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट सीक्वेंस,
देखिए इसी से मिलता जुलता दिसंबर 19 में भी आया था। मैं पास्ट ईयर के भी कुछ एमसीक्यूज ले लूँगा। आपको पता है कि जून 19 से सिलेबस चेंज हुआ था, तो उस केस में मेरे पास जो क्वेश्चन है वो जून 19 दिसंबर 19 के अवेलेबल है। और साथ में जो अभी जून 20 जो आपका सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, सितंबर अक्टूबर 20, उसमें भी मेरे पास क्वेश्चन पड़े हैं। तो या तो अगली वीडियो में यानी पार्ट 2 वाले पार्ट में आ जाएगा, या उसके बाद वाले पार्ट में कवर हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि पहले ऑफर का पार्ट, फिर एक्सेप्टेंस, तो एग्रीमेंट बनेगा। अब उसमें आपको पता है कि कंसीडरेशन होना चाहिए, फिर लास्ट में वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाएगा। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब दिसंबर 19 में क्या आया था, ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आया था, फिर आया था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट टूट भी जाता है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया। अब रेमेडी क्या होती है वो तो बात की बात है, जो हम पढ़ेंगे आगे की वीडियोज में थियोरटिकल पार्ट में। पर देखिए ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, फिर प्लस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दिसंबर 19 में आया था। और यहाँ पे क्या है, इसका दूसरा वर्जन है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो हम बोलेंगे 17 का बी है, बाकी ऑप्शन है ही नहीं। 18, इन कमर्शियल एंड बिजनेस एग्रीमेंट द इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज प्रिज्यूम टू बी एग्जिस्ट। बिल्कुल ठीक है। देखिए ये ए ऑप्शन ही सही रहेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बोला सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में तो जब तक एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सिबिलिटी का पार्ट, जो मैं एनफोर्सिबिलिटी बोल रहा हूँ एग्रीमेंट के साथ, ये एनफोर्सिबिलिटी ये स्पेसिफिकली कहनी चाहिए। लेकिन जो कमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं, आपको पता है कि जब हम सेल ऑफ गुड एक्ट की बात करेंगे कि ए ने बी को अपना माल बेचा, तो वो तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, उसके कुछ सेक्शन सारे के सारे अलग हो गए और अलग से एक एक्ट बन गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नहीं तो पहले भी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। इसी तरीके से अभी आपने मेरे से बहुत बार एग्जांपल पढ़े कि हाउस बेचने के लिए ए ने बी को ऑफर किया, कार बेचने के लिए ऑफर किया, वॉच बेचने के लिए ऑफर किया, तो आपको पता है कि उसमें क्या आ गया, कमर्शियल एग्रीमेंट का पार्ट आ गया। तो उस केस में आपको पता है कि यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप थी ही थी। ए ने बी को बोला कि मैं आपको अपना कार 2 लाख में बेचना चाहता हूँ, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी बाद में मना कर देता है, तो ए कोर्ट में जाके उसको मनवा सकता है, यानी क्लेम कर सकता है, सीधी सी बात है, या बोल सकता है कि इस एग्रीमेंट को पूरा करो, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो। तो आपको पता है कि कमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट में इंटेंशन तो होती ही होती है, पहले से ही एग्जिस्ट मानी जाती है, तो यही आएगा। अब देखिए क्या बोला, टू बी स्पेसिफिकली एक्सप्रेस इन राइटिंग, जरूरी नहीं है एक ओरल एग्रीमेंट होता है या नॉर्मल एग्रीमेंट भी होता है कमर्शियल, तो उसमें माना जाता है कि ये कंडीशन पहले से ही एग्जिस्ट थी। नॉट रेलिवेंट और ऑल, एट और ऑल नहीं है, एट ऑल है ये वैसे, तो ये तो पार्ट आएगा ही नहीं। नॉट एप्लीकेबल ये भी नहीं आएगा, तो हम क्या बोलेंगे 18 का ए ही आएगा। फिर देखिए 19 में क्या बोल रहा है, ऑफर इम्प्लाइड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टी और फ्रॉम सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस इज कॉल्ड। तो आपको पता है कि देखिए यहाँ पे नाम से ही बोल दिया, ऑफर इम्प्लाइड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज और फ्रॉम सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस इज कॉल्ड, तो हम क्या बोलेंगे, उसको इम्प्लाइड ऑफर कहा जाएगा। ठीक है। देखिए मैंने जैसे बताया, मान के चलिए एक वेटर आया, उसने क्या करा, आपकी टेबल पे बिस्लरी की बोतल रख ली, तो आपको बोलते हैं ना सर वो पैकेज वाटर या समथिंग ऐसे कुछ बोलते हैं कि बॉटल वाटर या नॉर्मल वाटर, तो आपसे क्या है कि उसने सामने पूछा नहीं और बिस्लरी की बोतल रख ली और आपने क्या ओपन करके पी लिया उसको, तो आपको पता है कि उसके ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो वेटर है उसने क्या करा, टेबल पे बिस्लरी की बोतल दी और आपने उसको मना नहीं करा, तो एक तरीके से उसने इम्प्लाइड ऑफर दिया है। आप देखिए जब आप लाल बत्ती पे रेड लाइट पे रुकते हो, तो आपकी जब कार रुकी, ऐसे बना ली मैंने, तो आपकी कार रुकी उस रेड लाइट पे, आपको पता है, तो एक पर्सन आया और वो आपका कांच साफ़ करने लग गया, शीशे साफ़ करने लग गया। तो आपको पता है कि उसने क्या करा, एक तरीके से आपको इम्प्लाइड ऑफर दिया है, आपने उसको मना नहीं करा। तो आप क्या करते हो, फिर क्या करते हो, अपने जो भी आपके पास पैसे पड़े होते हैं 5 रुपये 10 रुपये उसको दे देते हो। तो एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, ऑफर इम्प्लाइड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज और फ्रॉम सर्कमस्टेंसेज। तो एक परिस्थिति थी जिसमें सामने वाला पर्सन आया, आपके कांच के शीशे, सॉरी आपके कार के कांच के शीशे जो भी हैं उसको साफ़ करने लग गया, जो भी बोनट है उसको साफ़ करने लग गया और आपसे पैसे ले लिए। ठीक, तो उस केस में सामने वाले ने क्या करा, आपको इम्प्लाइड ऑफर दिया, वेटर ने आपको क्या करा, इम्प्लाइड ऑफर दिया, तो 19 का ए पार्ट आएगा। 20 देखिए, एन ऑफर इज रिवोक्ड, तो आपको पता है कि जब ए ने बी को ऑफर दिया, ठीक है, अब बी के एक्सेप्ट करने से पहले, बी के पास कम्युनिकेट होने से पहले वो रिवोक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। तो बोल रहा है कि जिसने क्या करा था, ऑफर दिया, तो उसकी डेथ हो गई, या इंसैनिटी मतलब एक तरीके से वो पागल हो गया, लूनेटिक पर्सन हो गया, आपको पता है उसका माइंड क्या हो गया, वॉश हो गया, हम ऐसे बोल सकते हैं।
तो आपको पता है कि उस वक्त वो इंसैनिटी अवस्था में था, मतलब वो पागलपन की अवस्था में हो गया। बाय लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि टाइम लैप्स हो गया, जैसे ए ने बी को बोला था कि आप 20 दिन में इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, अब बी ने 20 दिन में इसको ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा, तो सीधी सी बात है ए किसी और की तरफ बढ़ेगा, ए सी पार्टी को ढूंढेगा, डी पार्टी को ढूंढेगा, क्योंकि उसने तो 20 दिन का ही ऑफर दिया था बाय लैप्स ऑफ टाइम। जैसे देखिए मैंने क्या बोला कि मैंने 1500 में ऑफर दिया और मैंने अभी दिवाली में ऑफर दिया था कि 10% ऑफ दे रहा हूँ दिवाली तक। अब मैंने 10% ऑफ दिवाली तक दिया तो आपकी जो फीस लगती वो 1350 लगती, ठीक है। अब जिन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा तो दिवाली के बाद ज्वाइन करते हैं तो मैं 1500 ही लूँगा। ये थोड़ी कि वो मेरे पर केस कर सकते हैं कि नहीं सर आपने तो 10% ऑफ बोला था, 1350 ही होना चाहिए, लेकिन वो मैंने दिवाली तक बोला था, उसके बाद तो जनरली जो ऑफर रहेगा वो 1500 का ही रहेगा। तो जैसे ही लैप्स ऑफ टाइम हो गया तो वो जो पर्टिकुलर ऑफर था दिवाली वाला वो ख़त्म हो गया। बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, तो यहाँ पे एक तरीके से जो ऑफरर है जब बी एक्सेप्ट कर रहा है कम्युनिकेशन को, उससे पहले ही नोटिस ऑफ रिवोकेशन ए दे दे बी को, तो उस केस में आएगा ऑल ऑफ दीज। और देखिए मैंने रिवोकेशन का एक अलग से पूरा टॉपिक कवर कराया है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ऑफर के केस में टिपिकल नहीं है, जब हम क्या बोलेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का पार्ट आएगा उस केस में रिवोकेशन का पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैंने एग्जाम्पल के साथ कवर कराया, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो 20 का डी आपका इसका आंसर होगा। तो ये आपका सारा पार्ट कवर, ठीक है। अब देखिए मैं जो ये पर्टिकुलर प्रोवाइड कर रहा हूँ 1500 में कोर्स, इसके अलावा मैं 5 मेंबर्स को फ्री भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उसका जो अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके से फ्री में आप अवेल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अगली वीडियो जो भी आएगी उसको आप ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पर्टिकुलर ऑफ़र आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अब आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो आपके ऊपर है, लेकिन देखिए कम फीस में ही आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसलिए मेरा नंबर क्या है मैंने आपको बताया 7014049781। आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी दिक्कत है तो वो ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं ज़रूर मैसेज आपको करता ही करता हूँ। और कभी कभी तो मैं क्या करता हूँ, कभी कभी क्या रेगुलर अगर आप मुझे कॉल करते हो तो उस वक्त मैं कॉल भी उठा लेता हूँ, और सारे जो जवाब हैं उसका आंसर, आप सारे सवाल है उसका मैं जवाब यानी आंसर आपको दे ही देता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।